क्वेश्चन आया था कि देवेंद्र झाझरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो देखिए देवेंद्र झाझरिया की बात कर ले तो ये जो आपके एक भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी है जो कि आपका भाला फेंक से जो वो संबंधित है। तो पैरा ओलंपिक या फिर भाला फेंक जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि अनब्रेकेबल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी अनब्रेकेबल जो है ये किसकी आत्मकथा है। तो देखिए अनब्रेकेबल की बात कर ले तो ये जो आपका मैरी कॉम की जो ऑटोबायोग्राफी है तो मैरी कॉम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मैरी कॉम जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग गेम से जो वो संबंधित है। और मैरी कॉम जो ये आपका किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका मणिपुर राज्य से जो वो संबंधित है। इसके अलावा अगर मैरी कॉम की बात कर ले तो देखिए 2012 में जो आपका लंदन ओलंपिक हुआ था ना उसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला मुक्केबाज भी जो वो बनी थी। इसके अलावा 2018 का जो आपका राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें ये जो आपका गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला मुक्केबाज भी जो वो बनी थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इनके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए इन्हें आपका 2020 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। 2013 में जो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2009 में जो इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2006 में जो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। और 2003 में जो है इन्हें अर्जुन पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जो है ये किस देश के खिलाफ जो वो बनाया था। तो देखिए सचिन तेंदुलकर ने जो अपना 100वां शतक है ना ये बांग्लादेश टीम के खिलाफ जो वो बनाया था। और कब और किस स्टेडियम में बनाया था। तो ये 16 मार्च 2012 को जो है ये आपका शेर बांग्ला स्टेडियम जो कि आपका बांग्लादेश में ये स्टेडियम है और इसी स्टेडियम में जो है इन्होंने अपना 100वां शतक जो वो लगाया था। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लिए 100वां शतक आपसे पूछा गया है तो पहला शतक भी आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए सचिन ने जो अपना पहला शतक है ना ये आपका 1990 में जो है ये आपका ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ जो वो लगाया था। और सचिन तेंदुलकर जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो वो खिलाड़ी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्लेइंग इट माई वे ये जो पुस्तक है ना ये आपका सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी भारत के संविधान सभा की जो है मौलिक अधिकार उप समिति की जो अध्यक्षता है ना ये किसके द्वारा जो है वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समिति में जो है आपके टोटल 12 सदस्य थे और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये आपके जेबी कृपलानी के द्वारा जो वो किया गया था। तो जेबी कृपलानी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए इसमें आपके अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार की जो समिति है ना ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक शहरी जनसंख्या यानी अर्बन पॉपुलेशन वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पूछा गया था। अब आप ये कमेंट करके बताइएगा कि मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ये प्रश्न बताया था या फिर नहीं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है ना ये आपका चंडीगढ़ है। और पहले नंबर पे अगर पूछा जाए तो पहले नंबर पे आपका दिल्ली है और दूसरे नंबर पे आपका केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरे स्थान पे जो आपका दमन और दीव है और चौथे स्थान पे जो आपका पुडुचेरी है। तो ये क्रम भी जो आपको यूटी का जो वो ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका यूटी के बारे में। इसके अलावा अगर भारत का शहरी जनसंख्या का अनुपात पूछा जाए तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का जो अनुपात रहा था ना ये आपका 31.2% रहा था। वहीं ग्रामीण जनसंख्या का जो है 68% जो है आपका ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात जो वो रहा था। और भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए भारत में जो सबसे अधिक शहरीकृत वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका गोवा रहा था। गोवा का जो शहरी आबादी है ना ये आपका 62.2% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरे स्थान पे अगर बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु रहा था। तमिलनाडु का जो शहरी आबादी का जो परसेंटेज है ना ये आपका 48.4% रहा था। तीसरे स्थान पे जो आपका केरल राज्य रहा था जो कि आपका 47.7% रहा था। और चौथे स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र का जो शहरी आबादी का परसेंटेज है ना ये आपका 45.2% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड इन विच रीजन, यानी हाथी गुम्फा शिलालेख जो है ये आपका किस क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए हाथी गुम्फा शिलालेख की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर से जो है 3 किलोमीटर दूर उदयगिरी पहाड़ियों में जो ये आपका स्थित है। और ये जो आपका हाथी गुम्फा का जो शिलालेख है ना ये आपका प्राकृत भाषा में जो वो लिखा गया था और इसे ब्राह्मी लिपि में जो है उत्कीर्ण जो वो किया गया था। और ये जो आपका हाथी गुम्फा का जो शिलालेख है ना ये कलिंग के राजा खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जो ये आपका जानकारी जो वो देता है। तो ऑप्शन में आपका कलिंग जो वो दिया गया था, तो कलिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका शिलालेख है ना ये आपके जैन धार्मिक का जो है प्रतीक भी है। और इस शिलालेख की जो खोज है ये आपका 19वीं शताब्दी के शुरुआत में आपके जो है ये जो आपका इतिहासकार का नाम था ये स्टर्लिंग के द्वारा जो है इसकी जो आपका खोज है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बयालटा ये जो आपका किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए बयालता जो है ये आपका कर्नाटक राज्य का जो है फोक डांस है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। और कर्नाटक के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए यक्षगान, हुतरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लंबी ये सभी जो आपके कर्नाटक राज्य के जो है अन्य लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि देवेंद्र फर्नांडिस ये जो आपका 2022 में जो है किस राज्य के उप मुख्यमंत्री जो वो बने हैं। तो देखिए 2022 में आपके जो देवेंद्र फडणवीस थे ना ये आपके महाराष्ट्र राज्य के जो है ये आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो वो बने हैं। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि व्हाट आर्ट स्टाइल डिड द ग्रीक्स डेवलप, यानी यूनानियों ने जो है कौन सी कला शैली जो वो विकसित की थी। तो देखिए यूनानियों के द्वारा जो है ये आपका गंधार कला शैली जो वो विकसित किया गया था। तो गंधार कला शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बता था कि कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है ये प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में जो ये आपका 1 से 5 तारीखों के मध्य जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। तो दिसंबर महीना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका कोणार्क नृत्य महोत्सव ये कहाँ पर लगता है। तो ये आपका उड़ीसा के कोणार्क के जो है सूर्य मंदिर के सामने जो है ये आपका जो है लगता है। इसके अलावा बात कर ले कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। तो देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर को जो है ये आपका 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी जो है इसे शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच एलिमेंट इज फाउंड इन लेटराइट सॉइल, यानी लेटराइट मिट्टी में जो है कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक मात्रा में जो वो पाया जाता है। तो लेटराइट मिट्टी में आपका सबसे जो ज्यादा है ना ये आपका आयरन और एल्यूमिनियम तत्व जो वो पाया जाता है। तो आयरन और एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका लेटराइट मिट्टी है ना ये आपका चाय और कॉफी जैसी फसलों के लिए जो है ये आपका उपयुक्त जो वो माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पुरंदर की संधि में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है अपने 36 किलो में से कितने किलो जो है ये आपके मुगल को जो वो सौंपे थे। तो देखिए अगर पुरंदर की संधि की बात कर ले तो ये आपका 11 जून 1665 को जो है ये आपका राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच जो है इस पर हस्ताक्षर जो वो किया गया था। और इस हस्ताक्षर में 36 किलो में से आपके जो है 23 किले जो है ये आपके मुगलों को जो वो सौंपे थे। तो 23 किले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनसेट, यानी इनसेट का जो फुल फॉर्म जो वो पूछा गया था। तो देखिए इनसेट का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली होता है। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मद्रास का जो मोजार्ट है ना ये किसे कहा जाता है। तो देखिए मद्रास का जो मोजार्ट है ना ये आपके AR रहमान को जो वो कहा जाता है। तो AR रहमान आपका करेक्ट आंसर होगा। AR रहमान की बात कर ले तो इनका जो जन्म है ये आपका 6 जनवरी 1967 को जो है ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। और AR रहमान को जो है 2008 में जो आपका फिल्म आया था ना स्लमडॉग मिलियनेयर, और इसी फिल्म के लिए जो है इन्हें जो आपका 2 ग्रैमी पुरस्कार भी जो वो दिया गया था। और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें 2010 में जो है आपका ग्रैमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्लमडॉग मिलियनेयर में आपका जो जय हो गाना था ना इस गाने के लिए भी जो है इन्हें 2009 में जो है ऑस्कर पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था।
तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है ना ये कब हुआ था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात कर ले तो इसकी जो स्थापना है ना ये आपका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसकी जो स्थापना है ये आपका A.O. ह्यूम के द्वारा जो वो किया गया था। और INC का जो पहला ही अधिवेशन है ना ये आपका बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो ये आपका आयोजित किया गया था, जो कि आपका 1885 में आयोजित किया गया था। तो 1885 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लो जो आपका पहला अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो वो किया गया था। और इस अधिवेशन में जो है आपके 72 प्रतिनिधियों ने जो वो भाग लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बारडोली जो सत्याग्रह है ना ये कब हुआ था। तो देखिए मुख्य रूप से 1928 में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बारडोली में किसानों का समर्थन करने के लिए जो है ये आपका एक जो वो कृषि आंदोलन था, जो कि करों में अत्यधिक वृद्धि का विरोध जो वो कर रहे थे। तो ये जो आपका वर्ष 1928 में हुआ था। तो 1928 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड to the Constitution provides for allocation of seats to the state and union territories in राज्य सभा, यानी संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अनुसार जो है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सीटों का आवंटन का जो है प्रावधान जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा से जुड़ी जानकारी जो वो दी गई है। तो चौथी अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इज नॉट अंडर इंडस रिवर्स बेसिन, यानी कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है सिंधु नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो आपका ऑप्शन में सिक्किम राज्य दिया गया था। तो देखिए सिक्किम राज्य जो है ना ये आपका सिंधु नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। और कौन कौन से आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश आपका आ जाता है, इसके अलावा आपका पंजाब आ जाता है, इसके बाद आपका राजस्थान आ जाता है, इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर आ जाता है। ये सभी जो आते हैं ना ये आपके सिंधु नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सिंधु जल समझौता से आगे के शिफ्ट में आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो देखिए सिंधु जल समझौता जो हुआ था ना ये आपका 19 सितंबर 1960 को हुआ था। और इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने जो है कराची में जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर जो वो किए थे। और इसका जो आपका किसके द्वारा जो है मध्यस्थता किया गया था। तो देखिए इस समझौते की जो मध्यस्थता है ना ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के द्वारा जो है इसकी मध्यस्थता जो वो किया गया था। और इस संधि के प्रावधानों के अनुसार जो है सिंधु नदी का कुल पानी का केवल 20% का उपयोग ही जो है ये आपका भारत के द्वारा जो वो किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है ना ये आपका बराबर होता है। तो देखिए -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका तापमान और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ये आपका बराबर होता है। तो -40 डिग्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस ऑकर इन सेल्स बाय विच प्रोसेस, यानी कोशिका में पोषक तत्व और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया ये जो है किनके माध्यम में हो सकती है। तो देखिए कोशिका में पोषक तत्व और अन्य पदार्थों के परिवहन की जो प्रक्रिया है ना ये आपके विभिन्न माध्यम से होता है। और वो विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, तो पहला आपका जो है ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण है। सेकंड आपका जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यानी सक्रिय परिवहन है। और थर्ड जो ये आपका फिल्ट्रेशन है यानी निस्पंदन है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं स्थानांतरण जो वो नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि बहुत ज्यादा शोरगुल होता है तो ध्यान जो उधर भटक जाता है, जिसके कारण जो होता है कि थोड़ा सा बोलने में जो प्रॉब्लम होने लगता है। क्योंकि आप लोग को वीडियो में सुनते होंगे कि बहुत ज्यादा आवाज जो वो देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा मन जो वो डाइवर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि बाय विच केमिकल प्रोसेस शुगर गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैरामल सिरप, यानी किस रासायनिक प्रक्रिया से जो है चीनी कार्मेल सिरप में जो है ये आपका परिवर्तित जो वो हो जाता है। तो देखिए चीनी को कार्मेल में बदलने की रासायनिक प्रक्रिया को जो है ये आपका कार्मेलाइजेशन जो है वो कहा जाता है। तो कार्मेलाइजेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग द विच 5-year प्लान, यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका जो मिशन है ना ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसे शुरू किया गया था। तो देखिए
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को जो है ये आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की जगह पर जो है ये आपका 24 सितंबर 2013 को जो वो आपका शुरू किया गया था। और ये जो आपका मिशन है ना ये आपका महूपा यानी भारत सरकार की आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा जो है इस मिशन को जब वो शुरू किया गया था। और ये जो आपका मिशन है ना ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जब वो शुरू किया गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो आपका अवधि रहा था ये आपका 2012 से जो आपका 2017 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन विच कैटेगरी इज द मनी रिसीव्ड एज ग्रांट फ्रॉम अब्रॉड कैप्ट, यानी विदेशों से अनुदान के रूप में प्राप्त धन को किसी श्रेणी में रखा जाता है, यानी किस श्रेणी में जो इसे रखा जाता है। तो देखिए विदेशों से अनुदान के रूप में प्राप्त धन को जो है ये आपका पूंजीगत प्राप्ति श्रेणी में जो वो रखा जाता है। तो पूंजीगत प्राप्ति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स रहता है कि सर आप इंग्लिश का एनालिसिस नहीं करवाते हैं। तो देखिए मैं आपको इंग्लिश का भी प्रश्न जो आपको बता देता हूँ जो कि बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए हैं। तो देखिए इंग्लिश में आपका जो है बीट अबाउट द बस का जो है आपका इडियम जो वो पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपका लाइफलेस का जो है एंटोनिम पूछा गया था। हालांकि ये आपका डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स में के अंदर जो है आपका लाइफलेस का जो है एंटोनिम जो वो पूछा गया था। एक और आपका एंटोनिम जो बच्चों द्वारा मिला था जो कि आपका नाउन्स का जो वो पूछा गया था। तो नाउन्स का एंटोनिम जो आप देख लेना। इसके अलावा अगर बात कर ले एक और आपका इडियम जो वो पूछा गया था द हेड ओवर हील, ये जो आपका इडियम जो वो पूछा गया था। पेसिफाई का भी जो आपसे एंटोनिम जो वो पूछा गया था। और जो आपका क्लोज टेस्ट आया था ना ये आपका बॉडी मास